सीटेट पेपर टू मैथ्स पेडागोजी के लिए बहुत ही यूज़फुल यह वीडियो रहने वाली है, क्योंकि ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो सीटेट पेडागोजी में आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में गणित अधिगम की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावी है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो गणित अधिगम है ना, उसकी वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावी है। चलिए, तो हम विकल्प पढ़ लेते हैं और फिर हम बताते हैं। इसमें कहा गया है कि अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। देखिए, यदि हम किसी चीज़ को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी जो चीज़ें जो हम वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे ये समझने में बहुत आसान होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि निरंतर परीक्षाएं देना। तो यदि हम निरंतर परीक्षाएं लेते हैं तो ये क्या होगा, गणितीय अधिगम की वृद्धि के लिए उतना प्रभावी नहीं होगा। थर्ड विकल्प है कि गणितीय खेल और पहेलियों का उपयोग करना। तो ये तो अच्छी बात है कि गणितीय खेल और पहेलियों का हम उपयोग कर रहे हैं और हम गणित सिखा रहे हैं। चौथा स्टेटमेंट दिया गया है कि अधिगमकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा का सृजन करना। ठीक है जी, प्रतिस्पर्धा करवाना अधिगमकर्ताओं के बीच में, मतलब जो बच्चे हैं उनके बीच में क्या करना, प्रतिस्पर्धा का सृजन करवाना। तो ये जो दो चीज़ें हैं, परीक्षाएं देना और प्रतिस्पर्धा कराना, ये क्या है, कम प्रभावी है। और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो दूसरे और चौथे नंबर का जो विकल्प है जो कि बी के अंतर आ रहा है, तो ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें संख्याओं का सामान्यीकरण और अर्थपूर्ण चिन्हों के उपयोग के साथ अभिकलन करना सम्मिलित है। बात इसमें आ रही है कि संख्याओं का सामान्यीकरण, क्या जी, संख्याओं का सामान्यीकरण और अर्थपूर्ण चिन्हों के उपयोग के साथ अभिकलन करना। तो जब भी बात आ जाए, किस चीज़ की बात आ जाए, कि संख्याओं के सामान्यीकरण की, अर्थपूर्ण चिन्हों की, पैटर्न को पहचानने की, उनके विश्लेषण करने का, उनका जो पैटर्न है उनका अध्ययन करने का, उसमें संबंध स्थापित करने का, तो जब भी इस तरह की बात आती है तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, बीजीय सोच है। लेकिन जो इसमें दिया गया है ना पहला विकल्प कि ज्यामितीय सोच, ठीक है जी, ज्यामितीय सोच, सांख्यिकीय सोच और संख्यानात्मक सोच, ये क्या है, ये अपने विषय तक ही सीमित हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीजीय सोच। आप याद रखिएगा कि संख्याओं का सामान्यीकरण, अर्थपूर्ण चिन्हों का उपयोग, पैटर्न को पहचानना, विश्लेषण करना, उनका अध्ययन करना, संबंध स्थापित करना, ये जो चीज़ें हैं वो आएंगी बीजीय सोच के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का सेट पाई चार्ट वृत्त आलेख का उपयोग करके प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या है कि कुछ आंकड़ों के बारे में बात की गई है और कहा गया है कि इसमें से किसका उपयोग हम किसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट या जो वृत्त आलेख है वो हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है जी, वृत्त आलेख हम नहीं बना सकते। एक दिन में तापमान में हुए बदलाव का जो रिकॉर्ड है, एक दिन में हुए तापमान में हुए जो बदलाव का रिकॉर्ड है, हम वो पाई चार्ट का उपयोग करके प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक दिन में तापमान का बदलाव लगभग नगण्य माना जाता है। तापमान का जो बदलाव होता है वो क्रमशः महीनों, वर्षों आदि के तुलना के आधार पर किया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। गणित की एक कक्षा में विषय, ठीक है, बात हो रही गणित की, गणित की एक कक्षा में विषय समानांतर चतुर्भुज के पूर्ण होने के बाद एक विद्यार्थी कहता है कि वर्ग एक आयत भी है और आयत एक विशेष प्रकार का समानांतर चतुर्भुज भी है।
वेन हेले के ज्यामिति विकास के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्यामिति विवेचन के किस स्तर पर है? स्तर की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही आकृति की। आकृति में क्या हो गई? संबंध पहचानने की बात हो रही है। ठीक है, तो जहाँ भी जो बच्चे हैं वो क्या करने लगे? आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित करने लगे और उनके बीच में समझ स्थापित हो जाए, संबंध स्थापित करने की। तो ये जो स्तर होता है वो स्तर होता है 2। इसको हम क्या कहते हैं? लेवल 2 कहते हैं। ठीक है जी, जो ये लेवल 2 होता है ये रिलेशनशिप वाला है। सी हमारा जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। मतलब जब भी आकृतियों की बात आ जाए और उसमें क्या है, जो बच्चा है वो क्या करने लगे कि संबंध पहचानने लगे, मतलब ये जानने लगे कि कौन किसके समान है। तो इस तरह की जो धारणा जब उसके मन पे आती है तो वह क्या होता है? लेवल 2 में होता है, रिलेशनशिप के लेवल पर होता है, वेन हेले के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य आधारित गणित शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है? मूल आधारित की बात हो रही है। ठीक है जी, तो मूल आधारित गणित शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मूल्यों को स्वीकारते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन मूल्यों का समावेश करती है। तो जब भी बात आ जाए सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, तो ये क्या होंगे? अच्छे मूल्य होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित तो कौन सा जो कथन है वो मूल आधारित गणित शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करेगी? तो जिसमें सामाजिकता की बात आ जाए, संस्कृति की बात आ जाए, है ना, और राजनीति की बात आ जाए, तो ये सबसे अच्छा वर्णन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि या जो उपागम है वो गणित शिक्षण के संबंध में सही नहीं है? तो रट कर याद करना, यह क्या है? यह सही नहीं है। देखिए इसमें क्या है, जो विश्लेषण है या समस्या समाधान विधि है, निगमन विधि है, आगमन विधि है, ये तो ठीक है, लेकिन रट कर याद करना ये क्या है? कोई विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ह्यूरिस्टिक स्वतः शोध प्रणाली का उपयोग करके अंकगणित पढ़ाने का एक उदाहरण है? अंकगणित पढ़ाने का एक उदाहरण क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार तो जोड़ने, घटाने या गुणा करने के लिए संख्याओं को 10 के निकटतम गुणज में पूर्णांकित करना। ठीक, ये अंकगणित पढ़ाने का एक उदाहरण है एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि गणित में जियोजेब्रा क्या है? जियोजेब्रा के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो जियोजेब्रा होता है वो ज्यामिति, बीजगणित तथा कैलकुलस सिखाने का एक सॉफ्टवेयर होता है। यह एक क्या होता है? इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है जो विद्यार्थियों तथा शिक्षकों दोनों के लिए ही उपयुक्त होता है। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी खोजपरक उपागम के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। तो जियोजेब्रा के विषय में अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो जियोजेब्रा होता है वो ज्यामिति, बीजगणित, सांख्यिकी, कलन के शिक्षण के लिए एक अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्टिव पर आधारित सॉफ्टवेयर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, घातांकीय संख्याओं का गुणन जैसे a⁴x इंटू a⁴y करने हेतु शिक्षक सबसे पहले श्यामपट्ट पर सभी सूत्रों को लिखकर छात्रों को सूत्रों पर आधारित अनेक उदाहरण हल करने के लिए कहता है। इस पद्धति को क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो कहा गया है a⁴x और a⁴y, ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। बात कहाँ से शुरू होती है? यह है कि सूत्रों को लिखकर सबसे पहले वह क्या करता है? श्यामपट्ट पर सूत्रों को लिखता है और उसके बाद क्या करता है? उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर हमें फोकस क्या करना है कि शिक्षक ने सबसे पहले क्या किया?
सूत्र को लिखा, फिर उन्होंने क्या किया, उदाहरण को लिखा। तो जहाँ पर पहले बात हो जाए नियम की, नियम लिखने की या सूत्र लिखने की, तो हम निगमन विधि की बात करते हैं। और यदि बात आ जाती कि पहले हम उदाहरण बता रहे हैं फिर हम नियम बता रहे हैं, तो जहाँ पर पहले उदाहरण बताए जाते हैं वो आगमन है, और जहाँ पर हम पहले नियम बताए जाते हैं तो वो निगमन है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अनुसार जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, निगमन, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। निगमन विधि की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि एक मिडिल स्कूल की गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित परिस्थितियां रखती हैं। अब जो परिस्थितियां रखती है उनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहली परिस्थितियां रखती है कि मुझे संशय है कि आज बरसात होगी। आज के मैच में भारत के टॉस जीतने की आधी आधी संभावना है। इनकी संभावना अधिक है कि पेट्रोल की कीमत कम होगी। तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है ना, तीनों स्टेटमेंट में यदि आप देखें तो बात हो रही प्रायिकता की। किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता क्या है, गणित की शाखा है। तो इस तरह की जो चर्चा सहायक होगी, मतलब इस तरह की जो चर्चा है उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अब हम देख लेते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रायिकता की संकल्पना को प्रस्तुत करने में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मिडिल स्कूल की गणित की शिक्षिका ने चतुर्भुज के प्रकार तथा उनके गुण का विषय पूरा किया। मुख्य बिंदुओं के संक्षेपण के दौरान एक छात्र ने कहा कि एक वर्ग, समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। ज्यामिति विकास के वैन हेले सिद्धांत के अनुसार छात्र ज्यामिति तर्क के कौन से स्तर पर है। थोड़ा सा एक बार स्टेटमेंट को हम और पढ़कर आपको क्लियर करते हैं कि मुख्य बिंदुओं के संक्षेपण के दौरान एक छात्र ने कहा कि वर्ग, समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। एक वर्ग की बात उन्होंने की है कि एक जो वर्ग है वह समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। ज्यामिति विकास के वैन हेले सिद्धांत के अनुसार छात्र ज्यामिति तर्क के कौन से स्तर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं संबंध की, ठीक है ना, एक दूसरे से वो जोड़कर बता रहे हैं कि वर्ग, समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। मतलब वो वर्ग के बारे में भी जान रहा है, समचतुर्भुज के बारे में भी जान रहा है। ठीक है, तो ये संबंध की बात हो रही है। लेवल 2 है, स्तर 2 इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।